हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की क्लासेस। टॉपिक चल रहा है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और आज दूसरा भाग है, पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। इस पर हम बातें करेंगे आज की क्लास। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ देखने को मिला था। हमें स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा था कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं पर्यावरण का परिचय, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषक क्या है, प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण आदि आदि। तो हमने स्टार्ट किया था परिचय से, पर्यावरण क्या होता है ये समझे थे। ठीक है, जो औरन हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है, जिसमें पेड़ पौधे, पत्ती, फूल, भूमि, जल, वायु, मिट्टी, जीव जंतु आदि निवास करते हैं, सभी को पूरा मिला के सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के दो घटक होते थे, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर जो सजीव है वो आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु है। निर्जीव के अंतर्गत अजैविक घटक आते हैं, जैसे वायु हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, विभिन्न गैसेस हैं, ये निर्जीव घटक है। और दूसरे शब्दों में हम पर्यावरण की परिभाषित हमने किए थे कि जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, पर्यावरण। ठीक है, फिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इस पर चर्चा की थी। तो परिभाषा देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, लिखा आ रहा है। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में अगर अवांछित बदलाव होते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे पर्यावरण में के विभिन्न तत्व जैसे मिट्टी है, वायु है, जल है, गैसेस है आदि में अगर अवांछित बदलाव देखने को मिले तो यह क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण को दो प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक प्राकृतिक प्रदूषण कहलाता है, दूसरा मानव जनित प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक प्रदूषण में हमने देखे प्राकृतिक रूप से जो प्रदत्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, ये प्राकृतिक रूप से जो है देखने को मिलता है। जानवर की जुगाली, जीवों द्वारा CO2 का उत्सर्जन आदि प्राकृतिक प्रदूषण है। ठीक है, फिर वहीं हमने देखे थे मानव जनित प्रदूषण के बारे में। तो पेड़ों को काटना, खनन कार्य करना, औद्योगिक के अंतर्गत जो व्यर्थ पदार्थ हैं, खरपतवार के लिए कीटनाशक डालना आदि आदि क्या होते हैं, मानव जनित प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, फिर प्रदूषक क्या है, पॉल्यूटेंट क्या है, वो हमने बात की थी। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो कारक होते हैं, जिस रीजन से प्रदूषण फैलता है, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। वो कारक को पॉल्यूटेंट कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। वो ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, तीनों अवस्था में कोई भी हो सकता है। प्रदूषक का वर्गीकरण भी हमने किए थे। एक कहलाता है अस्थायी प्रदूषक। ठीक है, क्या है, अस्थायी प्रदूषक। दूसरा कहलाता था स्थायी प्रदूषक और तीसरा कहलाता था अक्षारीय प्रदूषक। अस्थायी प्रदूषक ऐसे प्रदूषक थे जो प्राकृतिक प्रभाव से बाद में नष्ट हो जाते थे। ठीक है, हालांकि प्रदूषण तो फैलाते हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक प्रभाव जैसे ताप, दाब, वर्षा या सूक्ष्म जीव के कारण ये जो प्रदूषक है वो समाप्त हो जाते हैं, कहने का मतलब नष्ट हो जाते हैं। जैसे फेंकी हुई सब्जी हो गए, गंदा पानी हो गया। ठीक है, गंदा पानी है, फेंकी हुई सब्जी है आदि किसके अंतर्गत आए थे, अस्थायी प्रदूषक के अंदर। फिर हमने देखे स्थायी प्रदूषक। स्थायी प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, लंबे समय तक बना रहता है, नष्ट होने का काम ही नहीं करता। जैसे प्लास्टिक है, कीटनाशक, जिससे मैंने बताया प्लास्टिक को अगर प्लास्टिक का जो बोतल है, डिब्बा या प्लास्टिक की थैली जो भी है,
अगर जमीन पर, पृथ्वी पर है तो वो नष्ट नहीं होगी, जबकि ठीक है अस्थायी प्रदूषक नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्लास्टिक दबकर कई वर्षों तक रहता है और जीवों के लिए, पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अक्षरिक प्रदूषक, अक्षरिक प्रदूषक कहने का मतलब है जिसका क्षरण मुमकिन नहीं है, ये कई दशकों तक बना रहता है। जैसे नाभिकीय अपशिष्ट बोल सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, 6 अगस्त 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी में जो बमबारी हुई थी उसका प्रभाव अभी तक देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ के वातावरण पर प्रभाव देखने को मिलता है, वहाँ के जीव जंतु पर प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा भोपाल गैस कांड 3 सितंबर 1984 को ये भोपाल गैस कांड हुआ था MIC के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, जिसका प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला था। तो ऐसे नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ जो नष्ट नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, अक्षरिक। पारा भी है, लेड है, सीसा है, ठीक है, आदि क्या कहलाते हैं, अक्षरिक प्रदूषक कहलाते हैं। फिर प्रदूषक के प्रकार भी हमने देखे थे। प्राथमिक प्रदूषक कहलाता था, एक द्वितीयक प्रदूषक कहलाता था। प्राथमिक प्रदूषक प्रकृति में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, प्राकृतिक रूप से ये रहते हैं। ठीक है, और जब फैक्ट्री की हमने बात की थी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फैक्ट्री की बात की थी, तो फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुएं होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो बादलों में चले जाते हैं और बाद में जब वर्षा होती है, बारिश के समय, ठीक है, जब मानसून के समय ये वर्षा होती है तो वर्षा की जो बूंदें हैं वो इन्हीं गैसों से, इन्हीं जो सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें अगर पानी की बूंदों से मिलती हैं, टकराती हैं, सम्मिलित होती हैं जैसा है, तो वो निर्माण कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते थे, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते थे। कहने का मतलब प्राथमिक प्रदूषक के साथ यदि अन्य पदार्थ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तब वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। और ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा जो क्रियाकलाप, ये पूरा जो क्रिया है, ये क्या कहलाता था, अम्ल वर्षा कहलाता था। क्या कहलाता था भाई, अम्ल वर्षा कहलाता था। एक वर्ड आया था सिनर्जिज्म। ये होता क्या था कि प्राथमिक प्रदूषक का यदि द्वितीयक प्रदूषक में परिवर्तन हो रहा है तो इस क्रिया को सिनर्जिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म। चलिए, फिर हमने देखे थे वायु प्रदूषण। ठीक है, तो वायु प्रदूषण क्या कहलाता था भाई, वायुमंडल में होने वाले अवांछित बदलाव को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायुमंडल में जैसे गैसेस है, बहुत सारे गैसेस हैं, और मैंने कहा था मेनली मेजर 3 गैसेस जो बहुत ज़्यादा परसेंट में मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन है जो 78% नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं 0.03%, ऑक्सीजन 21%। तो इन जो परसेंटेज में यदि बदलाव आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये वायु में प्रदूषण फैल गया है। ठीक है, वायु क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई, क्योंकि वायुमंडल में वायु में पाए जाने वाले ये तो है, इनके साथ साथ और बहुत सारे, लेकिन वो माइनर है, माइनर परसेंट में मिलते हैं। बहुत सारे और गैस है जो माइनर परसेंट में मिलते हैं, लेकिन मेजर परसेंट में ये 3 खासकर मिलते हैं। इनमें और उनमें भी यदि बदलाव हो जाती है तो हम उससे क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते थे, जैसे कि मैंने बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट होना, ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि जो है बाहर आते हैं और ये वायुमंडल को प्रदूषित कर जाते हैं। जंगल में लगी आग, जंगल में आग लग जाता है भाई, ठीक है,
घर्षण के कारण, ताप के कारण, गर्मी के कारण जंगल में आग लग जाता है स्वतः, और जिसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस बाहर निकलती है जो वायुमंडल की खतरनाक है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होने से मीथेन गैस निकलते हैं और ये भी वायुमंडल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये सभी क्या थे? प्राकृतिक कारण थे। और हमने कहा था कि मानव जनित कारण में आप देख सकते हैं फैक्ट्री का, वाहनों का जो धुआं निकलता है, तो ये मानव जनित कारक है। चलिए, सॉरी। तो ये थी पिछला क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से आगे बढ़ाएंगे वायु प्रदूषण से, क्योंकि ये बीच में मैं छोड़ दिया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं लग रहा है, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ फिर से ये तबीयत ठीक नहीं लगा, फिर भी से मैं क्लास लूँगा, आज पूरा क्लास लूँगा जैसा भी है। चलिए, हम देख रहे थे पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण या जिसे कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन चलिए, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन क्या था हम जान चुके थे। ठीक है, कि वायुमंडल में अगर उपस्थित गैसेस हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें में अगर अवांछित बदलाव आ जाते हैं, तो अवांछित बदलाव आने के कारण उनमें क्या फैल जाता है? प्रदूषण फैल जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषक के कुछ प्राथमिक प्रदूषक भी हैं, कुछ द्वितीयक प्रदूषक हैं। इसमें प्राथमिक प्रदूषक क्या है और द्वितीयक प्रदूषक क्या है? हमने बात की थी प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करें यदि, तो प्राथमिक प्रदूषक एवं द्वितीयक प्रदूषक, समझते ना? प्रदूषक मैंने कह दिया, इसका मतलब जो कारक है वही क्या है? प्रदूषक है। ठीक है, जिस कारण से ये फैलता है, प्रदूषण फैलता है। जैसे आपका लीड हो गया, लीड कहने का मतलब पीबी क्या है? पीबी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। जब ये प्राथमिक प्रदूषक अन्य पदार्थों से मिल जाते हैं और मिलने के बाद कोई दूसरा प्रदूषक बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अम्ल वर्षा, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कीटोन्स, एल्डिहाइड। ठीक है, क्या है? एल्डिहाइड। ये आदि क्या है भाई? ये आदि द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक याद रखिए। वायु प्रदूषक में प्राथमिक प्रदूषक क्या क्या है? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक, वायु प्रदूषक के प्राथमिक प्रदूषक क्या है? तो लीड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है आदि। और द्वितीयक प्रदूषक ये आप देख सकते हैं। चलिए, प्रभाव क्या क्या फैलता है। ठीक है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? वायु प्रदूषण हो गया है, तो प्रदूषण होने के बाद इनका प्रभाव कहाँ कहाँ देखते हैं?
प्रभाव कहने का मतलब एक तो होता है अम्ल वर्षा से प्रभाव होता है, अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा। इससे प्रभाव होता है आपके भूमि को, भूमि में अम्लता फैल जाती है। फिर इमारतें आप जानते हैं, आप देखे हैं और आप सुनते हैं कि भाई बड़े बड़े जो इमारत है जैसे ताजमहल है, ठीक है, वो ऐसे इमारत क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका क्षरण हो रहा है। ये कारण क्या है, ये कारण है अम्ल वर्षा का, ठीक है। बड़े बड़े इमारतों का क्षरण हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, भूमि जो है अम्लता में तब्दील हो गई है, बंजर हो गई है, कृषि करने योग्य नहीं है, ठीक है। अम्ल वर्षा से न कि आपको भूमि से ही या फिर इमारतों से, इसके अलावा मानव जनित कई प्रकार की बीमारी फैलती है। जीव जंतु में, मानव में कई प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है अम्ल वर्षा के द्वारा, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ वायु प्रदूषण में सबसे मेनली एक और कारक है जिसको हम बोलते हैं वैश्विक ताप। क्या है, वैश्विक ताप। वैश्विक ताप जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। मैं पढ़ाऊंगा बाद में वैश्विक ताप क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन देखेंगे। लेकिन फिर भी से यदि ये शब्द आ गए हैं तो मैं बता देता हूँ, एक लाइन में डिस्क्राइब कर देता हूँ ग्लोबल वन और जो वैश्विक ताप क्या है, ठीक है। देखिए, ये तोड़ मरोड़ कर आखिर प्रदूषण में आ ही गया। एक्चुअली मुझे पढ़ाना था कहाँ पर आपको, क्लाइमेट चेंज में। होता क्या है, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे बड़ा जो कारक, कौन है क्लाइमेट चेंज में आपको देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, प्रदूषण में, क्लाइमेट चेंज में। और होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ती है या पृथ्वी पर पड़ता है, तो पृथ्वी पर पड़ने के बाद ये जाहिर सी बात है, ये गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्म होगा पृथ्वी पे, जैसे गर्मी के दिनों में अभी देखिए चल रहा है मई जून का महीना, पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। उसके बाद जब शाम के समय ये अपनी किरणें त्यागती है, कहने का मतलब अपना जो रे जो है वापस जाते हैं, ठीक है। तो वापस वो तो चला जाना चाहिए था। जैसे अभी गर्मी के समय आप देख सकते हैं 40 से 45 डिग्री आपको देखने को मिलता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ते हैं तो कितना देखने को मिलता है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब त्यागता है, भाई गर्मी किस कारण से पड़ रहे हैं, हमें गर्मी सूर्य की किरणों के कारण पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य की किरणें हैं तो गर्मी पड़ रहे हैं, नहीं होता तो नहीं पड़ता। जैसे यदि आप एग्जांपल से समझें, जैसे ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं, आग सेकते हैं, आग के सामने बैठते हैं, तो हमें उस टाइम तक गर्मी लगता है, ठीक है। आग सेकते हैं तो उस टाइम तक गर्मी लगती है, लेकिन हम वापस चले जाते हैं उठ कर, तो क्या देखने को मिलता है, हमें फिर से ठंडी का एहसास होता है ठंडी के दिनों में। उसी प्रकार यदि ऐसा है तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो धरती गर्म होती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश शाम के समय चली जाती है तो वो तो पृथ्वी ठंडा हो जाना चाहिए, कहने का मतलब जो है 0 डिग्री सेल्सियस 2-4 डिग्री सेल्सियस में रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, जब इसकी विकिरण वापस जा रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस विकिरण को रोक देता है, ठीक है। ये उच्च तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण होते हैं, उसको वापस जाने से रोक देते हैं। और रोकने से ये जो एहसास होता है हमें, जो गर्मी का एहसास होता है, इसी कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या प्रदूषक कारण है, ठीक है।
और इसी कारण ये एहसास होता है, इसी को हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट और अत्यधिक बढ़ जाता है, इसमें ताप और अत्यधिक बढ़ जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। जब ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान है। ग्लेशियर्स पिघल जाएगी, आपकी बर्फीले इलाका पिघल जाएंगे, ठीक है। जब बर्फीले इलाका पिघल जाएंगे तो बाढ़ की संभावना बनी रहेगी। बाढ़ की संभावना बनी रहेगी तो जनजीवन को अस्त व्यस्त कर जाएगी, अब जानते हैं। तो कुल मिला के तोड़ मरोड़ की जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खासकर, ठीक है, ये आपके क्लाइमेट चेंज में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप इतना समझिए, वैश्विक ताप मतलब ताप का बढ़ जाना। एक लाइन में अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो वैश्विक ताप मतलब कहने का मतलब है जितना ताप होना चाहिए उससे अधिक हो जाना वैश्विक ताप कहलाता है। और ये वायु प्रदूषण के कारण इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो क्लाइमेट चेंज में अच्छे से हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी तो थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है। तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होती है। जैसे HG मरकरी से पेट संबंधित बीमारी होती है, पेट संबंधित बीमारी देखने को मिलता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड सर्कुलेशन में प्रभाव डालता है, ठीक है। फिर PB सीसा, ठीक है, मस्तिष्क में प्रभाव डालता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र में प्रभाव डालता है, आदि हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बीमारी भी, ठीक है। वायु जो प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है वो हम बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये देख रहे हैं चल उसको ही हम देख लेते हैं, मानव में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषक एवं उनसे प्रभावित मानव अंग। तो वायु में उपस्थित गैसों में अगर अवांछित बदलाव आ जाते हैं, ठीक है, प्रदूषण फैल जाता है, तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, किस किस। तो एक तो आपको देख लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड हम देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मैं पूरा लिख देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इनसे क्या क्या दिक्कतें आने होती हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दम घुटने लगता है,
घुटने लगता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में प्रभाव डालता है, जैसे कि मैंने कहा ब्लड सर्कुलेशन में प्रभाव डालता है, ठीक है। दम घुटने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रभाव डालता है। देखिए एचबी का क्या काम है, ठीक है। एचबी का क्या काम है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि ब्लड का सर्कुलेशन करें, क्या करें, ब्लड का सर्कुलेशन करें, ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचाता है ये, ठीक है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन पहुंचा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है। और जब ब्लड ही सर्कुलेट नहीं होगा तो इंसान जीवित थोड़ी रहेगा, ठीक है। धीरे 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 दम घुटेगा और दम घुटकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखिए, ठीक है। एक और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NOx ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, ठीक है, गले में पीड़ा देखने को मिलता है, गले में पीड़ा पीड़ा मतलब दर्द, गले में पीड़ा या गले में दर्द देखने को मिलता है। फेफड़ों संबंधित बीमारी हो जाती है, फेफड़ों संबंधित बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है, आदि इसे बीमारी देखने को मिलता है। फिर सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, आँख, नाक, गले में जलन, आँख, नाक, गले में जलन देखने को मिलता है। श्वसन में दिक्कतें आती हैं, श्वसन में दिक्कत आने लगती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, नाक, कान में जलन देखने को मिलता है, ठीक है। श्वसन में दिक्कत आने लगती है, चलिए, आदि आपको देखने को मिलता है। ये खासकर जो कोयले से चलने वाली ताप है, इसमें इससे उत्सर्जित होता है, ठीक है। उत्सर्जित कैसे होता है, उत्सर्जित कोयले के ताप वाली, ठीक है, ताप शक्ति गृह के द्वारा। फिर ऑटोमेटिक जो वाहन है, ऑटोमेटिक वाहनों से आदि से ये उत्सर्जित होते हैं, जो आँख, नाक, कान, गला, श्वसन रोग आदि बीमारी ये फैलाते हैं। फिर आप देख सकते हैं, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मोतियाबिंद नामक, क्या कौन कौन सी बीमारी फैलाती है, एक तो मोतियाबिंद, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मोतियाबिंद साइंस में आप देखेंगे, ठीक है। आगे जो परत है वो धुंधला पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, कैंसर जैसी रोग, मोतियाबिंद, कैंसर आदि प्रकार जो है प्रकार के देखने को मिलता है, ठीक है। ये CFC गैसेस रिलीज होती हैं कब, AC वगैरह से, एयर कंडीशन से, घरों में जो लगे AC के रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आदि से क्या है, CFC गैस रिलीज होती है, जो मोतियाबिंद, कैंसर, त्वचा रोग,
आदि से देखने को मिलता है बीमारी। त्वचा रोग। चलिए चलिए कुछ और बीमारी है, जैसे कि आप देखते हैं सीसा, मैंने कहा सीसा या लेड, सीसा या लेड या जिसको पीबी कहा जाता है। इस पीबी के कारण, ठीक है, एक तो नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा, ठीक है। आपके गुर्दे की बीमारी हो जाएगी, गुर्दे की बीमारी, गुर्दे से रिलेटेड बीमारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए श्वसन में दिक्कत, श्वसन में दिक्कत आने लगेगी, आदि सीसा से होगा। एक होता है कैडमियम, कैडमियम, तो वायु में अगर कैडमियम है तो इससे क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें श्वसन अंग भी प्रभावित होगा, यहाँ पर श्वसन अंग प्रभावित होगा, अंग में प्रभाव डालेगी। रक्तचाप, रक्तचाप प्रभावित होगा। हृदय संबंधी बीमारी, बीमारी आदि। क्लोरीन से क्या प्रभाव पड़ता है, आँख, नाक, गले की बीमारी क्लोरीन से देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित बीमारी, ठीक है, क्या है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारी। चलिए आदि है, एक है बेंजीन, कैंसर का कारण है, ये कैंसर फैलता है, ठीक है। श्वसन संबंधित बीमारी, श्वसन संबंधी बीमारी, देखिए वायु में है, वायु में घुला है तो हम सांस लेते हैं, भाई सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, समझिए, सांस लेते हैं हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे द्वारा लिया जाता है तो विभिन्न प्रकार की गैसेस अंदर जाती है, तो जाहिर सी बात है मेनली 80 से 90% जो बीमारी होती हैं वायु प्रदूषण से, वो स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादातर बीमारी, तो कि सांस लेते हैं, वायु हम अंदर लेते हैं तो उसी में सब घुलित रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये है आपके वायु जो प्रदूषण है, उसमें जो प्रदूषक है, प्रदूषक से क्या क्या बीमारी फैलती है आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम चलेंगे कि वायु प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो अगर प्रकृति के द्वारा ये है तो प्रकृति के द्वारा जो भी है तो वो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जब मानव के द्वारा, मानव से जो बनता है, मानव के हाथ में या मनुष्य के हाथ में जो है वो रोक सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखें इसके उपाय, अगर देखें उपाय ढूंढना चाहें तो क्या उपाय है, वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, वायु
हम बोल सकते हैं क्या वायु प्रदूषण के उपाय। क्या क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो आपको नजर आए, पहली बात तो ये, तो सबसे पहली बातें हम कोई भी बोल सकता है कि भाई साहब आपको क्या लगाना है, पेड़ पौधे लगाना है। जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्या लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। और पेड़ पौधे क्या करेगा भाई, क्या करते हैं आप जानते ही हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं। जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा वो आपको तो ऑक्सीजन देगा ही, साथ ही साथ ये तो ऑक्सीजन देगा ही, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर रखेगा, कार्बन अपने अंदर रखेगा और कार्बन को बाहर नहीं जाने देगा। और जितना कार्बन पेड़ों के अंदर रहेंगे उतना ही सही है आपके पर्यावरण के लिए, क्योंकि जब कार्बन बाहर आएगा, जब पेड़ कटता है, ठीक है, आग लगती है, ठीक है, तो कार्बन बाहर आता है। अब कार्बन बाहर आएगा तो फिर से वही बातें होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघलेगा, बाढ़ आएगी, दुनिया त्रस्त हो जाएगी, ठीक है। तो कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाना है, ठीक है। वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, प्रदूषण को रोकने का पेड़ पौधे लगाना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो फैक्ट्रियां होती है, फैक्ट्री की जो चिमनी होती हैं, फैक्ट्री की जो चिमनियों को क्या किया जाए, ऊंचा लगाया जाए, ऊंचा किया जाए, ऊंचा लगाया जाए, ठीक है। जो फैक्ट्रीज होगी, देखिए आप देखते हैं फैक्ट्री होगी तो अभी तो फिलहाल हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं, इसकी चिमनियों को क्या किया जाता है, ऊपर है। चिमनी कहने का मतलब जहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है, यहाँ से जो धुआं निकलेगा, चिमनियों से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। सॉरी। तो खासकर ये ऊपर वायुमंडल में ज़्यादातर ऊपर, जितना ऊपर है वो चले जाए, नीचे जो है वो न रहे, ठीक है। इसमें मानव जनित ज़्यादा प्रभाव होगा, जीव जंतु को प्रभाव होगा, ठीक है। तो फैक्ट्री की चिमनियाँ जितना हो सके उतना हमें क्या लगाना चाहिए, ऊपर लगाना चाहिए, ठीक है। वाहनों का कम एवं सीमित मात्रा में उपयोग, कम एवं सीमित मात्रा में उपयोग या प्रयोग, ठीक है। लेकिन ये तो आजकल के दौर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे गाड़ियों की, वाहनों की, ठीक है, बिक्री बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल जो सुख सुविधा लोगों को चाहिए वो बेहतर तरीके से ये वाहन देते हैं। थोड़े से दूर अगर 2 किलोमीटर भी जाना है तो लोग आजकल साइकिल से नहीं जाते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर भी जाना होगा कुछ सामान लेने के लिए तो वो वहाँ गाड़ी निकालते हैं, फिर गाड़ी निकाल के दबाएंगे, फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो वाहनों का अगर सीमित उपयोग करेंगे तो इनसे जो धुआं निकलता है, इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो गैसेस निकलते हैं वो कम हो जाएंगी, और जब कम हो जाएगी तो वायुमंडल को कम प्रभावित करेगा। लेकिन किसको पड़ी है, ठीक है, किसको पड़ी है? आज तो एक घर में 4-4, 5-5 जो है वाहन है, ठीक है, कार है, आपका मोटरसाइकिल की संख्या साइकिलों से भी अत्यधिक है। आप देखते हैं एक घर में, ठीक है, अगर 8 मेंबर है तो 3-4 के पास तो मेनली बाइक होगा, साइकिल किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। इसी रोकने के लिए, ऐसे वाहन कम करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी ये मुहिम उठाती है, जागरूकता अभियान चलाता है, ठीक है। दिल्ली में तो ये भी
चलाया गया था कि ऑड और इवन का जो कॉन्सेप्ट चलाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे मुहिम चलाई जाती है। वन डे साइकिलिंग का जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट चला जाता है कि एक दिन कम से कम आप मोटरसाइकिल को, आप वाहनों को त्यागिए, साइकिल चलाइए, ठीक है। महीने में कम से कम एक दिन तो आप यूज़ ना करिए। ऐसे से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आसपास के जितने भी जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ठीक है, आसपास के जितने भी जो संस्थाएं हैं, वो ऐसी मुहिम उठाती कि वाहन का उपयोग कम करें, लेकिन कम होने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। वो अपने ऊपर है खैर, लेकिन हर छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, ठीक है, जाना पड़ता है तो वो चले जाते हैं लोग। चलो अलग बात है। चलिए वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक कहने का मतलब वायु की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, क्या नहीं है, ये आपको क्या करना है, ये निकालना है, ये जो है मेज़रमेंट करना है, ठीक है। अच्छी तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको अच्छी करना है, ठीक है। आप देखते हैं BS जो 4 है, BS 4, ठीक है, भारत स्टेट 4, BS 4 कहने का मतलब है भारत स्टेट 4। ये भारत में लगभग अब तो बंद ही हो गए, BS 6 आ गए हैं, BS 4, BS 6, भारत स्टेट 4, ठीक है। BS 4 में क्या था कि बहुत ज़्यादा जो है क्या बोल सकते हैं धुआं निकल रहा था और बहुत ज़्यादा वो प्रदूषण फैला रहा था। लेकिन BS 6 में ऐसा मॉडल बनाया गया है, BS 6 जो है इंजन की बात कर रहे हैं, BS 6 जो इंजन है वो बेहतर है BS 4 से, इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं कि BS 6 यूज़ करिए। खैर अब तो जितने भी गाड़ी आएंगे वो BS 6 आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आदि से हम वायु के प्रदूषण को रोक सकते हैं और आप अपने तरीके से और बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। जैसे कि अगर आप लकड़ी न जलाएं, ठीक है, कोयला न जलाएं, खासकर आप घरों में खाना बनाते हैं तो गैस का उपयोग करें, लेकिन गैसों की कीमत तो फिर आसमान छू रहे हैं भाई, ठीक है। 1200-1300 अभी के फ़िलहाल हो गए। पिछले कुछ सालों में ये इनकी जो है वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है गैसों का, तो फिर पूछना ही क्या है, गरीब तबके के लोग तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये उज्ज्वला योजना लाया था और इसके तहत जो गरीब है, जो महिला हैं, उनके नाम पर उनको सिलेंडर तो दिलवा दिया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई उनके पास सिलेंडर भरवाने के बाद में पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं जो मुहिम चलाया गया था इसके लिए, तो ये भी कारगर साबित नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, मैं आज एक्चुअली धीरे धीरे इसे बोल रहा हूँ क्योंकि गले में प्रॉब्लम था ही 2-3-4 दिनों से, अभी भी है, ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो तबीयत ठीक हुआ है, लेकिन गले का जो दिक्कत अभी भी है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर भी से चल रहा है, क्लास चलता रहेगा। चलिए, तो ये जो वायु प्रदूषण के क्या है उपाय हैं जो आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे उपाय आप ढूंढ सकते हैं अपने आसपास क्षेत्रों में, आसपास, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई सरकार आएगी, कोई जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार अचानक से वायु प्रदूषण को रोक दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम जैसे आप लोग जैसे हैं, ठीक है, तो हम सब मिलकर ही क्या करेंगे, ऐसे प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ऐसे प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, ठीक है, और रोकना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मानव के लिए तो है ही, साथ ही साथ जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधे के लिए, वातावरण के लिए। चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये सबका बोल सकते हैं एक प्रकार का आपका नैतिक मूल्य बनता है कि आप पर्यावरण को क्या करें, प्रदूषित होने से बचाइए। आगे बढ़ें।
वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण हो गए, वायु प्रदूषण के उपाय हो गए, बहुत सारे उपाय आप भी ढूंढ सकते हैं जैसे कि मैंने कहा। चलिए, जल प्रदूषण। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर जल प्रदूषण की। अभी भाई वायु तो समझ गए, वायु प्रदूषण क्या है, तो जल क्या है, जल प्रदूषण क्या है, ठीक है। प्रदूषकों के कारण जल की भौतिक, रासायनिक, ठीक है, या जैविक गुणों में परिवर्तन होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण कहते हैं। यह सिंपल एक वर्ड में अब अगर बात करूं, एक लाइन में बात करूं, तो जल की मात्रा में होने वाले अवांछित बदलाव को हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये प्रदूषण कैसे फैलता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। अगर इसका कारण की बात करें, जल प्रदूषण के कारण, तो प्रदूषण दो प्रकार के कारण लेके आते हैं। एक कारण भूमिगत जल में है, भूमिगत जल, ठीक है, मतलब भूमि के अंदर जो जल है उनमें प्रदूषण फैलने के क्या कारण है। और एक है स्थलीय जल। मतलब स्थल में है, जो आप देख पाते हैं, स्थल में है, तालाबों में पानी भरा हुआ है, नदी में पानी भरा हुआ है, आपके आसपास के क्षेत्रों में पानी भरा है, कुआं में पानी भरा है, ये क्या है, स्थलीय जल है। स्थल में जो है, उस जल में यदि प्रदूषण आ जाते हैं तो उसका क्या कारण है। और भूमिगत जल, भूमि के नीचे, ठीक है, उसका प्रदूषण के कारण क्या है। तो इसमें कारण नंबर फर्स्ट है आपका आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि। आर्सेनिक की मात्रा में एक तो वृद्धि हो गई, पहली बातें, और दूसरी बातें ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी, ठीक है, इनकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण और आर्सेनिक की वृद्धि के कारण, ठीक है, क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाते हैं, ठीक है। लोगों को प्रदूषित जल जो है पीने में मजबूर है। कई इलाकों में आप देखते हैं, गर्मी के दिनों में आप देखते हैं, कई इलाकों में देखते हैं कि जो है, जहाँ जल नहीं पहुँचता, जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता, वहाँ के लोग दूषित जल पीने के लिए मजबूर हैं। एक गांव के लिए एक छोटे से जो गड्ढेनुमा संरचना होते हैं, ठीक है, एक खदान टाइप संरचना होती है, वहीं से वो पानी निकाल के, जल निकाल कर पीते, वहीं से उनका जीवन यापन होता है। तो ये जब प्रदूषित हो जाते हैं तो फिर बीमारी तो बहुत लाएगी, हम बात करेंगे उस पर। तो आर्सेनिक की वृद्धि के कारण भूमिगत जल में प्रदूषित फैलता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण भूमिगत जल में जो है ये प्रदूषण फैलता है। अब स्थलीय जल, भूमि के अंदर तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मानव की कोई जो है वो नहीं है, ठीक है, मानव आर्सेनिक के कारण फैलता है, ठीक है, अंदर है तो मानव ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं फैलेगी, ठीक है। कहने का मतलब मानव द्वारा वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन स्थलीय जल में तो प्रभावित होगा मानव द्वारा, जैसे कि आपके घरेलू अपशिष्ट पदार्थ का बह जाना जल के साथ, ठीक है, घरेलू अपशिष्ट
पदार्थ, जैसे खाना वाना बनाइए आप लोग, ठीक है, खाना वाना बनाए हैं तो वहाँ के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, घर के काम काज साफ सफाई करने के बाद के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, आप बहा तो देते हैं नाले में, लेकिन वही नाला से होकर आपके कहाँ जाता है, नदी में जाता है, समुद्र में जाता है, ठीक है, आपके घर के कुएं के आसपास की गंदगी हो जाती है तो फिर कुएं में चल जाता है, ठीक है। तो ये घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जो है, ठीक है, मल जो है आदि क्या करता है, आपके स्थलीय जल को प्रभावित करता है, कहने का मतलब प्रदूषण करता है। कुछ औद्योगिक जो है औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक, सॉरी गले में वर्ड फंस गया है, ठीक है, औद्योगिक, कुछ औद्योगिक जो प्रदूषक है, जैसे कि आपके देखिए उद्योग है, कहने का मतलब अगर मशीन लगा है, उद्योग है, कारखाना है, तो उस कारखाने से कई प्रकार के जो है प्रदूषण फैलते हैं। एक तो चिमनियों से ऊपर जाने वाले धुओं से भी वायु प्रदूषण फैलता है। पहली बात है, देखिए कारखानों से कई प्रकार के प्रदूषण, मैंने क्या कहा, चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण, मशीन चलेगी, ठीक है, मशीन चल रहा है, ठीक है, आवाजें आ रही तो वहां से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगी, और वहां का जो वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है और वो नदी में, नाले में, आपके समुद्र में जा रहा है तो वहां पर जलों को प्रदूषित कर देता है। तो कारखाने से आपकी जीवन तो ठीक हो रही है, कहने का मतलब आपकी जीवन जो है एक सुख सुविधा प्राप्त हो रही है, कारखानों से बहुत सारी चीज़ें बन रही है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, घर तक आ जा रहा है आपका जो है जो भी प्रोडक्ट, आप तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सुख सुविधा आप तो भोग रहे हैं, लेकिन उस सुख सुविधा के साथ साथ आपको वायुमंडल आपका प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो कारखाने से निकलने वाली धुएं से वायुमंडल प्रभावित होता है, कारखानों के आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो मशीन लगी उससे, कारखानों से निकलने हुए अपशिष्ट पदार्थ से आपके जो है नदी नालों में जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ, वहाँ वो गंदा करते हैं। तो ये क्या है, कारखानों से बहुत सारे प्रदूषण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन से भी क्या होता है, आपका जल प्रदूषित हो जाता है। मैंने क्या कहा, कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्या है, जब रसायन का उपयोग करते हैं, ठीक है, छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का जब छिड़काव करते हैं तो भूमि को बंजर बना देता है। पहली बात तो जल दूषित हो जाता है। अब जल दूषित होगा तो हमारे लिए तो कुछ चीज़ें फ़ायदा है, जैसे कि उत्पादन तो अधिक हो जाएगा क्योंकि उसमें खरपतवार वगैरह, उसमें आपकी जो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, बीमारी जो है कीड़े मकोड़े से होने वाली बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वही जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, आपके पर्यावरण के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो जल भी क्या हो जाएगा, आपका दूषित हो जाएगा, जमीन का, भूमि भी दूषित हो जाएगी, ठीक है। पशु पक्षी को भी बीमारी फैल जाएगी ऐसे जो है कीटनाशक से, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कृषि कार्यों के उपयोग में लाने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं, कीटनाशक दवाई हैं, ये भूमि के साथ साथ जल को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। खासकर प्राकृतिक रूप से भी आपको देखने को मिलता है भूस्खलन। क्या है, भूस्खलन से जल प्रदूषित होता है। आपके मृदा अपरदन से, मृदा अपरदन आदि से क्या होता है, आपका जल प्रदूषित होता है, ठीक है। चलिए
ठीक है, तो बहुत सारे कारक हैं। हम ये भी देखते हैं कि अपने यहाँ कुछ कचरे भी हैं, ठीक है, कचरे को भी जल में फेंक देते हैं, तालाब में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, तो यहाँ भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे कारक हैं, ठीक है, कारण का अंबार है भाई, बहुत सारे कारक हैं। चलिए, चलिए इससे बीमारी क्या क्या फैलती है ये हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक है, और 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए,
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SG कॉम्पिटिटर्स में। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं फिर से जल प्रदूषण पर। जल प्रदूषण हम देख पा रहे थे। चलिए कारण तो समझ लिए, थोड़ा बीमारी पर चलते हैं। जल प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी, जल प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी। ठीक है, तो कुछ कुछ है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ कुछ को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपका देखने को मिलता सबसे बड़ा यहाँ पर हैजा। हैजा नामक बीमारी, यहाँ पर जल दूषित हो जाता है तो उसको उपयोग करने से क्या है, हैजा है, पीलिया रोग है, ठीक है, अतिसार रोग है, हैजा है, पीलिया है, अतिसार है, टाइनिया है, ट्रिकोरिस है, टिकोरिस नामक बीमारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लेग बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, दूषित जल के उपयोग से। मियादी बीमारी, ज्वर, पीला ज्वर, आंतशोथ, ठीक है, मल प्रदूषित हो जाता है इससे। फीता क्रीम, गोल क्रीम, ठीक है, फीता क्रीम, गोल क्रीमी, ठीक है, गिल्टी रोग, श्वसन अंग रोग, सांस लेने में दिक्कत, फासियोला नामक बीमारी, क्लोनाइसिक नामक बीमारी, पीचिस, कुछ महामारी आपको देखने को मिलेगा। महामारी, इको वायरस, रोटा वायरस आदि बीमारी। ठीक है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन ये आदि बीमारी क्या है, जल से संबंधित बीमारी, जल जो दूषित जल से संबंधित क्या है, बीमारी है। चलिए, ये हो गए। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, सॉरी रोक तो हम बोल दिए हैं, इसके प्रभाव। ठीक है, उपाय, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उपाय बस सिंपल है, आपको साफ सफाई रखना है। ठीक है, किसकी, जलों की।
राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारे जो है प्लान बनाते हैं, जैसे नमामि गंगे योजना, नमामि गंगा योजना, गंगा को साफ करने के लिए, गंगा सफाई योजना, गंगा सफाई योजना, यमुना एक्शन प्लान, यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान, एक्शन प्लान। तो ये तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना है, ठीक है। लेकिन आप घर के आसपास सफाई रखने की, कचरा को आप तालाबों में, नदी में ना डालिए, कचरे को कचरे वाले जो डंपिंग एरिया है वहाँ डलवाइए। आजकल तो ठीक है, गीला कचरा सूखा कचरा का जो है वो भी आया कि गीले कचरों को एक डिब्बे में, सूखे कचरों को एक डिब्बे में डालिए, और जब वाहन आते हैं, कचरा गाड़ी आता है, उसको दीजिए और उसको डंपिंग एरिया में डंप करिए, ठीक है। तो कई घरों में ऐसा होता है कि कचरा को निकाल दिए, नाले में फेंक दिए, या फिर आप तालाबों में फेंक दिए, नदी के जो है आसपास आपको फेंक दिए। खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, आप देखेंगे जैसे शादी ब्याह हुआ या कोई समारोह होता है घरों में, तो क्या होता है, वहाँ खाना वाना बनते हैं, कोई अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है, या बहुत सारे ठीक है जो चीज़ें बच जाती हैं, उसको उठा के नदी में या फिर उठा के तालाब के किनारे डाल देते हैं, ठीक है। और उससे तो एक तो बहुत बदबू आता है, तो वायु प्रदूषण का भी कारक होता है। फिर उसके बाद जब जल में जाएगा तो जल प्रदूषित होता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, आप जाके ध्यान दीजिएगा। अभी जो सीज़न है शादी ब्याह का, और शादी ब्याह के सीज़न में ठीक है इतनी सारे चीज़ें यूज़ होती हैं खाने पीने के सामान के, तो अपशिष्ट पदार्थ भी बहुत यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे आपका डिस्पोजल ही हो गया, ठीक, खाने की पत्तल हो गया, डिस्पोजल हो गया, ठीक है, खाने का अपशिष्ट पदार्थ है, वो सारे को उठा के फेंक देते हैं कहाँ, नदी के पास, तालाब के पास, ठीक है, उसी के किनारे, और वो प्रदूषित कर जाता है जल को। तो भाई ऐसा ना करिए, आप उसको उठाइए, रखिए, डंपिंग एरिया में डालिए, ठीक है। वाहन आएगा, गाड़ी आएगा, नहीं आएगा तो आप इतना तो खर्च कर चुके हैं शादी ब्याह में, इतना तो 3 दिन तक 4 दिन तक जो भी होता है उतना तो खर्च कर चुके हैं, तो अपना एक एहसान और कर दिए पर्यावरण के लिए कि उठाइए उसको डंपिंग एरिया में डाल दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा करना चाहिए लोगों को, ठीक है। ये अवेयरनेस जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है, उनको ये नियम बनाना चाहिए, वहाँ के सरपंचों को, वहाँ के पंचों को, ठीक है, वहाँ के लोगों द्वारा, बड़े बड़े जो है पंच परमेश्वर द्वारा वहाँ के सामाजिक व्यवस्था लानी चाहिए, समाजों के द्वारा ये बनाना चाहिए कि जिस समाज में, जिस स्थान में, जिस एरिया में ये शादी ब्याह हो रहा है और ऐसे जो कचरे जो उत्पन्न हो रहे, अपशिष्ट पदार्थ हो रहा है, उसको तालाबों में ना डालिए, ठीक है, उसको नदी में ना डालिए, उसको एक डंपिंग एरिया जो बना दीजिए, ठीक है, और वो डंपिंग एरिया में डालिए। तो ऐसा मुहिम चलाना चाहिए, ऐसा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते, अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए जो भी है। चलिए, तो जितना आप अवेयरनेस करेंगे, जितना आप प्रकृति का ध्यान रखें, जितना आप वायुमंडल का ध्यान रखेंगे, जितना आप जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, उतना आप सुरक्षित महसूस होंगे, ठीक है। आपको बीमारी नहीं फैलेंगी ज़्यादा। पहले ज़माने में तो ज़्यादा बीमारी होती नहीं थी, फैलती नहीं थी। अब के ज़माने में देखिए, थोड़े दूर जाएंगे, ठीक है, गर्मी के दिनों में या कभी थोड़ी सी कुछ होता है तो फिर सर्दी खांसी बुखार, ठीक है, अब तो एकदम थोड़ी ही चीज़ों में ये हो जाती है। पहले तो ऐसा नहीं था, तो बहुत लंबे लंबे समय बुखार होते, किसी को होता ही नहीं था, ठीक है, तबीयत खराब होती नहीं थी, क्योंकि इतना प्रदूषित था ही नहीं, न जल, न वायु, न अदर कोई भी मिट्टी, ठीक है, तो उतना प्रदूषित था ही नहीं। लेकिन अब प्रदूषण फैल गया है, बढ़ गया है, तो लोगों में बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बीमारी बढ़ने से फिर मेडिकल जाओ, फिर वहाँ भी खर्चा वहन करो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप साफ सफाई रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे भाई, वगैरह वगैरह की बातें बहुत हो गई। उपाय बहुत सारे हैं, आप करना चाहें तो बहुत सारे उपाय हैं जलों के, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार नमामि गंगे योजना, गंगा सफाई योजना, यमुना एक्शन प्लान, ये प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं होती यदि आप स्वयं
इस चीज़ को ध्यान देते हैं, ठीक है, आप कचड़े गंदे पानी में ना फेंकते हैं, ठीक है, आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इतना ज़्यादा गंदा ही होता, ठीक है। चलिए बीओडी में सुधार करना, बीओडी सुधार करना, बीओडी क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन लेवल जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है क्या बोलते हैं, डिमांड, इसको बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल, जस्ट 1 मिनट, हाँ हम कहाँ थे, मैंने क्या कहा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ये जल में क्या करता है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है कि कितनी मात्रा है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम है तो जल दूषित है। तो जल को अगर ऐसा है कि जल दूषित है, इसका अगर पता लगाना है तो बीओडी लेवल देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बीओडी लेवल इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी है तो ये जो है दूषित नहीं है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको कहा जाता है। यदि दूषित है, यदि ये दूषित हो गया है तो दूषित हो गया है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे दूषित के इसके लिए उपाय है कि आप क्या करिए, क्लोरीन का जो है उसमें जल में डालिए, ठीक है। जल में क्या, जल को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखें बहुत ज़्यादा घरों में पहले ऐसा आता था, क्लोरीन का एक छोटा सा वाइट कलर का दवाई आता था। जिस जल जो आप घर में जल भरे हैं, जो पानी भरा है उसमें क्लोरीन का दवाई डाल देते हैं, बाद में उसको पीते थे। नगर निगम वाले या जो है जहाँ टंकी है, यहाँ जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में आजकल भी टंकी बन गई है, ठीक है, वहाँ भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपके कुएं के पानी में, कुएं में जो पोटाश डाला जाता है, ठीक है, वाइट कलर का जाता है पोटाश, ठीक है, उस पोटाश को डाल के उस जल को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है यहाँ पर उपाय है जल को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करिए, फिर साथ साथ जल को दूषित होने से ज़्यादा बच जाए, ठीक है। चलिए चलिए हो गए, हम कहाँ थे, ये हो गया आपका क्या है, जल प्रदूषण, ठीक है। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण, ठीक है। मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण जिसको कहा जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका मृदा प्रदूषण, 3rd नंबर। मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण या मिट्टी में प्रदूषण से क्या समझते हैं कि भाई मिट्टी की जो, ठीक है, मिट्टी में होने वाले अवांछित बदलाव, सीधा डायरेक्ट हम बोल सकते हैं मिट्टी में होने वाले अवांछित बदलाव, या मिट्टी की, देखिए मिट्टी में जो भी पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उसमें अगर अवांछित बदलाव होते हैं तो बोल सकते हैं मिट्टी पर। तो मिट्टी में होने वाले अवांछित बदलाव क्या कहलाता है,
मृदा प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, पहली बात। अब समझते हैं कारण क्या क्या है। जैसे जल प्रदूषण के कारण क्या थे, वायु प्रदूषण के कारण क्या थे। तो यहाँ पर एक एक लाइन में एक एक वर्ड में लिखूंगा, आप समझ जाएंगे क्या क्या कारण है। जैसे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कहने का मतलब है जैसे वर्षा है, बाढ़ है। ठीक है, वर्षा और बाढ़ के कारण आप देखते हैं, ठीक है, ये देखिए मिट्टी के क्या करती है, मिट्टी का क्या कार्य है। मिट्टी का बहुत सारा कार्य है भाई। एक तो मिट्टी है तो हम हैं तो प्रकृति है, सभी है एक दूसरे से। देखिए मिट्टी इस पेड़ पौधे के जड़ को पकड़ के बैठे रहती है। ठीक है, जब यहाँ से बाढ़ आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यदि बाढ़ आएगी या वर्षा तेज होगा तो यहाँ से मिट्टी कट जाएंगे और कट कर नीचे बह जाएंगे। ठीक है, बाढ़ के पानी में, वर्षा के पानी में क्या है, मिट्टी नीचे बह जाएगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, और इसमें नुकसान पृथ्वी का भी है, मानव का भी है, जीव जंतु का भी है, पेड़ पौधे का भी है। क्योंकि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि पेड़ पौधे को ये जकड़ के रखता है। ठीक है, उनके जड़े को मजबूत करता है। लेकिन जब यही न रखे तो फिर ये पेड़ पौधे उखड़ जाएंगी। साथ ही साथ ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। अरे भाई मिट्टी है तभी तो जीवन चल रहा है, मिट्टी नहीं रहता तो धान किस में बोते, फसल किस में होती, आप खाना पीना कैसे खाते। ठीक है, आपके घर कैसे बनते, मिट्टी से घर बन रहे हैं। तो सीमेंट से थोड़ी घर बन जाता है, सिर्फ सीमेंट लगा दीजिए। ठीक है, मिट्टियों से तो भी बनता है। घड़े का पानी कैसे पीते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिट्टी के बहुत सारे उपयोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से भी क्या होता है, ये इनके प्रभावित है, ये कारक है। ठीक है, फिर भूकंप का आ जाना, भूकंप का आ जाना। ठीक है, मिट्टी को प्रदूषण कर जाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि मैंने कहा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ कारखाने वगैरह से निकलने वाले जो पदार्थ, ठीक है, ये कर देते हैं। खनन या खनिज खनन, ठीक है, बहुमूल्य चीज़ों का खनन करने से होता है। कीटनाशक दवाई, जैसे मैंने कहा जो कीटनाशक का प्रयोग है, उस प्रयोग से भी मिट्टी को नुकसान पहुंचता है, उर्वरक खराब हो जाए। झूम कृषि, सब क्या है, झूम कृषि क्या है, झूम कृषि समझते हैं ना। झूम कृषि का मतलब क्या है, झूम झूम कर कृषि करना है, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, झूम झूम कर कृषि नहीं करना भाई। झूम कृषि का मतलब है कि देखिए कोई भी लैंड एरिया है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उस लैंड एरिया पेड़ पौधे को क्या किया जाता है, पहले काट दिया जाता है, फिर इसको जला दिया जाता है। ठीक है, अब काट के जला के फिर इसको 1 साल तक, लगभग 6 महीने 1 साल तक रखते हैं। फिर इसको जुताई किया जाता है, जुताई करने के बाद बुआई करके ये कृषि कार्य की जाती है। फिर 2 साल बाद फिर इस स्थान को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी जगह जाके कृषि कर दी जाती है, फिर वही प्रोसेस लागू करके फिर ये दूसरे तरफ फिर यही प्रोसेस होता है। तो ऐसे करके इस जिसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, लोग इस प्रकार से कृषि करते हैं, इसको हम कहते हैं झूम कृषि। तो अलग अलग स्थानों पर जाके पेड़ पौधे की कटाई करना है। ठीक है, तो इससे भी क्या होते हैं, नुकसान देखने को होता है, झूम कृषि। चलिए अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। इस
जो मृदा प्रदूषण है उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। एक तो उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है, उर्वरक शक्ति क्या हो जाती है भाई साहब, नष्ट हो जाती है। यदि भाई साहब फसल लगाना है तो उर्वरता तो बनी रहेगी, ठीक है, उर्वरता तो बनी रहनी चाहिए। और अगर यदि उर्वरता नहीं बनी रही तो फिर दिक्कत है, फसल भी नहीं होगा, तो उर्वरता नष्ट हो जाएगी। कृषि में कमी होना, कृषि में कमी क्यों, क्योंकि इससे नष्ट अगर उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी, तो कौन कृषि करेगा भाई। बंजर ज़मीन पर कुछ थोड़ी उगते हैं, कौन कृषि करेगा, कोई कृषि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत होने लगती। पोषक तत्वों में कमी, मिट्टी के पोषक तत्वों में, किसमें, पोषक तत्वों में कमी आने लगेगी, पोषक तत्वों में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे प्रभावित क्या है, चलिए इसके बहुत सारे प्रभाव हैं। इसके उपाय, इस को हम किस प्रकार से मिट्टी को कैसे जो है प्रदूषित करने से बचा सकते हैं। तो जो प्रदूषण फैल रहा है वही उसका उपाय है, फैला रहा है उसको हम क्या है कम कर दें। जैसे कि अगर खनन की बात है, खनन कम कर दें, कीटनाशक दवाई डालना कम कर दें, ठीक है, झूम कृषि कम करना कर दें, पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें। मृदा अपरदन हो रहा है तो पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें। तो जो चीज़, जो रीज़न है, जो कारण है, उसी कारण को अगर हम दूर कर दें, ठीक है, वर्षा बाढ़ को तो रोक नहीं सकते, ठीक है, ये तो भाई प्रकृति का नियम है। वर्षा होगी तो ज़्यादा बारिश होगी तो फिर जाहिर सी बात है बाढ़ आना संभव है, तो उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं ना, मृदा अपरदन हो रहा है, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ज्वालामुखी उद्गार तो रोक नहीं सकते, भूकंप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन औद्योगिक से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को तो रोक सकते हैं। खनन को तो कम किया जा सकता है, कीटनाशक के प्रयोग को तो कम किया जा सकता है। झूम कृषि नहीं करेंगे या कम करें तो है बेहतर। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे लगाइए, खासकर ज़्यादातर, और मृदा अपरदन को रोकिए, क्योंकि वही है उपाय, और ये सारी चीज़ों को कम करिए, ठीक है। जो कारण है उसी को हम कम करेंगे तो वही क्या होगा, वो उपाय बन जाएगा, ठीक है। तो कारण को ही जड़ समय समाप्त कर दे तो उपाय बन जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है आपका ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, कुछ प्लास्टिक प्रदूषण है वगैरह वगैरह है, ठीक है। वो हम देखेंगे, लेकिन हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, आपका प्लास्टिक प्रदूषण भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कीटनाशक प्रदूषण है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रदूषण है, ठीक है, तापीय प्रदूषण है तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ ही चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब, दूसरे क्लास में। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगा आपका ध्वनि प्रदूषण पर बेस्ड, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों से फिर विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब बाकी की बातें होंगी।
धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।